रूहान ने पार्टी में नजर घुमाते हुए कहा और वहां से आगे बढ़कर एक चेयर पर बैठ गया। उसे इस पार्टी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो 10-15 मिनट बाद वहां से चला जाएगा। इसीलिए उसने अब अपना फोन निकाला और स्क्रॉल करने लगा। उसके पीछे वाले काउच पर बैठी हीरा बाई के बगल में कोहिनूर आकर बैठी, जिसे देखते ही अमन शेखावत एक बार फिर हीरा बाई के पास आया। हीरा बाई, तुमने अपनी बाकी लड़कियों को तो डांस के लिए लगा रखा है, लेकिन इस कली को अपने पास बिठाया है, क्या इसमें कुछ खास है? हीरा बाई ने एक नज़र कोहिनूर को देखा और फिर अमन को तिरछी नजरों से घूरते हुए। हीरा बाई बेशक से जिस्मों का धंधा करती है, लेकिन कोहिनूर का मामला इन सब से अलग है। कोहिनूर सिर्फ हमारे कोठे पर गाना गाती है और इसकी मधुर आवाज सुनते ही कस्टमर खुद ब खुद हमारे कोठे पर खिंचे चले आते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? जरा हम सब भी तो देखें कि आपके इस कोहिनूर के सुरों में ऐसा भी क्या खास है। जी जरूर, लेकिन इतना याद रखिए कि हमारी कोहिनूर सिर्फ अपने सुरों से हमारे कोठे की महफिल सजाती है। बाकी जिस्मों तक पहुंचने का काम मेरी ये लड़कियां करती है। अमन और हीरा बाई के बीच होती बातें रूहान के कानों तक अच्छी तरह से पहुंच रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अमन किस कोहिनूर की बात कर रहा है। वैसे भी वो इन सब मामलों से दूर ही रहता था। उसकी नजरें तो पार्टी हॉल में उस लड़की को ढूंढ रही थी जिससे कुछ देर पहले वो मिला था, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। आती भी कैसे? रूहान ने सब जगह नजर घुमा ली थी, लेकिन कोहिनूर तो उसके पीछे ही बैठी थी जहां उसने देखा ही नहीं था। हीरा बाई के कहने पर कोहिनूर अब कुछ गाने वाली थी, जिसका इंतजार पार्टी हॉल में आए सभी मेहमानों को थी। उनकी हवस भरी नजरें कोहिनूर को खुद पर साफ महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और न ही उसकी पलकें वहां आए किसी भी शख्स पर उठी थी। रूहान ने एक नज़र पर्व को देखा और वहां से जाने के लिए उठ गया। तभी एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, जिससे उसके आगे बढ़ते हुए कदम यकायक रुक गए। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया। रूहान ये आवाज कैसे भूल सकता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये आवाज उसी लड़की की तो थी। अपनी जगह पर खड़ा रूहान झट से पीछे मुड़ा और उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोहिनूर का चेहरा उसे दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि रूहान की तरफ वो पीठ करके बैठी थी। ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाए रे, जब से नैना ये जागे एक धनुर्धर से लागे, तब से विरहा मोहे सताए रे। कोहिनूर की मीठी आवाज में जैसे एक जादू हो और उस जादू में रूहान खींचता हुआ उसके पास चले जा रहा था। वहीं हीरा बाई के साथ आई सभी लड़कियां कोहिनूर के गाने पर अब क्लासिकल डांस कर रही थी। कोहिनूर ने आंखें बंद की और कुछ धुंधली तस्वीरें चलने लगी, जिसे देखते हुए वो आगे की लिरिक्स गाने लगी। दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने ना निर्मोहिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। रूहान चलते हुए अब एकदम कोहिनूर के सामने आकर खड़ा हुआ और उसे देख न जाने क्यों उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। पर्व ने उसे मुस्कुराते देखा तो उसे जैसे अभी चक्कर ही आ जाएगा, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता था जब रूहान ऐसे बाहर वो भी किसी को देख के मुस्कुराया हो। अनाया को अपने होठ पर प्रत्यक्ष के हार्ड लिप्स ऐसे लग रहे थे जैसे आज प्रत्यक्ष उसके नाजुक से होठों का कचुम्बर ही बना डालेगा। प्रत्यक्ष बहुत ही वाइल्ड होकर उसके नाजुक से होठों को चूम रहा था, जिससे अनाया को अपने लिप्स पर दर्द महसूस होने लगा। उसकी सांसें गहरी हो चली थी। प्रत्यक्ष ने जब देखा कि अनाया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उससे अलग हो गया। अनाया का पूरा चेहरा इस 5 मिनट के किस के बाद लाल हो चुका था।
और अब प्रत्यक्ष को वो और भी क्यूट लग रही थी। अनाया की सांसें नॉर्मल हुई और उसने प्रत्यक्ष को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, जिसे प्रत्यक्ष ने पहले ही पकड़ लिया और उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, नो एंग्री बर्ड नो। किसके आगे मैं अभी नहीं बढ़ना चाहता, इसीलिए तुम अपना ये थप्पड़ भी यही रोक लो, क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जो प्रत्यक्ष शेरगिरल के गिरेबान तक पहुंचने के बाद भी अभी तक सही सलामत खड़ी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैंने खुद को थप्पड़ मारने का हक भी दे रखा है। उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। यू नो व्हाट आई भीन यू ब्लडी बास्टर्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पहली किस चुराने की? फिर से करके दिखाओ क्या? वेल, मुझे अभी लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। बाय बाय एंग्री बर्ड। कहते हुए प्रत्यक्ष ने आइविंग की और अपनी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन अभी वो गाड़ी आगे बढ़ाता उससे पहले ही उसने ड्राइविंग सीट का डोर खोला और सीट पर बैठे हुए ही हल्का सा अपना चेहरा बाहर निकाल गुस्से में लाल पीले हरी नीली हुई अनाया को देख बोला, एंग्री बर्ड, ये मेरा भी फर्स्ट किस ही था, इसीलिए तुम्हें इतना ज्यादा रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है और गुस्सा थोड़ा कम करना सीखो। तेरी तो मार मार कर तुम्हारा थोपड़ा ना सूजा दिया तो मेरा नाम भी अनाया रघुवंशी नहीं। दोबारा मिल भर जाओ तुम मुझे इडियट कही के। प्रत्यक्ष की गाड़ी के पीछे दौड़ती अनाया गुस्से में हाथ पैर पटकते हुए बोली। श्रव्या ने झट से उसका हाथ पकड़ा और वापस गाड़ी में बिठाते हुए बोली, ओफो अनाया दी, आप भी क्या करती है? इतने हैंडसम से लड़के को कोई ऐसे ट्रीट करता है क्या? आप दोनों के झगड़े के आगे तो मैं उनके साथ एक सेल्फी तक नहीं ले पाई। अगली बार जब मिलूंगी तो पहले सेल्फी ही लूंगी, फिर बेशक से आप दोनों झगड़कर एक दूसरे का सिर ही क्यों ना फोड़ दो। यहाँ मेरी पहली किस चोरी हो गई और तुम्हें सेल्फी की पड़ी है डफर। घर चलो तुम, फिर बताती तू तुम्हें। क्लास खत्म होने के बाद सारवी अहान के साथ कॉलेज से बाहर आई। सारवी अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रही थी कि अहान ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सारवी एक झटके में उसके करीब आ गई, लेकिन फिर उतनी ही जल्दी दूर भी हो गई। अहान ने उसे अनकंफर्टेबल देखा तो दोनों हाथ ऊपर कर अफसोस से बोला, सॉरी सॉरी यार, मैं तो बस तुम्हें रोक रहा था। कोई बात नहीं, बताइए, कुछ कहना था आपको? यार आज छवि और विवेक तो आए नहीं, क्लास में भी बोरियत ही फील हो रहा था, क्यों ना हम बाहर चले? तुम्हें जो अच्छा लगे तुम खा सकती ही, क्योंकि उसका बिल भी मैं पे कर दूंगा। सारवी ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा जो आस भरी नजरों से उसे देख रही थी। वो मना नहीं कर पाई। उसने ड्राइवर को घर जाने का कहकर रुद्र को मैसेज सेंड किया और अहान के साथ उसकी गाड़ी तक आई। अहान को तो सारवी का उसके साथ जाना सुनकर ही बेहद खुशी दे गया था। दोनों पार्किंग में आए तो वहां अहान की बाइक देख सारवी के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। नवाब साहब, आप जानते हैं ना कि हम बाइक पर नहीं बैठते, तो अब हम कैसे जाएंगे? हमने तो ड्राइवर अंकल को भी घर भेज दिया। अहान जो बाइक स्टार्ट कर चुका था, उसका खिला हुआ चेहरा एकदम से उतर गया। वो तो भूल ही गया था कि सारवी किसी के भी साथ बाइक पर नहीं बैठती, और ऐसा क्यों, इसका जवाब उसे भी नहीं पता था। अहान बाइक से उतरा और उसे लॉक कर सारवी का हाथ अपने हाथों में थाम पैदल ही आगे बढ़ने लगा। सारवी ने पहले असमंजस में उसे देखा, फिर अपने हाथ को जिसे अहान ने बड़े ही हक से थाम रखा था। अभी वो कुछ पूछती उससे पहले ही अहान चलते हुए बोला, आई नो हीरोइनी कि तुम किसी के साथ भी बाइक पर नहीं बैठती, इसीलिए आज हम दोनों पैदल ही अपना सफर तय करेंगे। सिर्फ यही सफर या फिर जिंदगी का सफर भी? सारवी ने हंसते हुए पूछा, जिसे सुन अहान थोड़ी देर चुप हो गया। फिर हंसते हुए बोला, तुझे पता है
हीरोइनी, अगर मुझे मेरी रोजपिटल्स नहीं मिली होती ना तो मैं पक्का ये सफर तो क्या जिंदगी का सफर भी तुम्हारे साथ ही पूरा करता। अच्छा ये बताओ तुम किसी के भी साथ बाइक पर क्यों नहीं बैठती? आहान सार्वी का हाथ थामे आगे बढ़ रहा था उसके पूछने पर कि सार्वी किसी के भी साथ बाइक पर क्यों नहीं बैठती। सार्वी बिना कुछ जवाब दिए उसके साथ चलती रही। आहान ने एक नज़र उसे देखा और बोला, इट्स ओके, अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मजाक तो नहीं बनाएंगे? अरे इसमें मजाक बनाने जैसा क्या है? वो हम सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर बैठना चाहते हैं। सार्वी नजरें चुराते हुए बोली तो आहान रुक कर कुछ देर उसे देखने लगा। सार्वी के इस लॉजिक पर उसे हंसी आ रही थी लेकिन अफसोस वो हंस भी नहीं सकता था। वो सार्वी को अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाना चाहता था, इसीलिए वो चलते हुए नॉर्मली वे में बोला, लॉजिक कुछ अलग सा है तुम्हारा, बट अच्छा है। वैसे ये आइडिया आया कैसे तुम्हें? हमारी मम्मा से। आपको पता है नवाब साहब, हमारी मम्मा ना बचपन से ही डैड से मोहब्बत करती थी, लेकिन उन्हें कभी बता नहीं पाई और फिर बड़े होने पर डैड की शादी रूह मासी से फिक्स कर दिया गया। मम्मा को जब ये पता चला तो वो बहुत हर्ट हुई और उन्हें लगा कि डैड और रूह मासी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन असल में डैड तो मम्मा से ही मोहब्बत करते थे। आपको पता है नवाब साहब, उन्हें ये तो पता था कि मम्मा किसी से प्यार करती है, लेकिन ये नहीं पता था कि जिससे वो प्यार करती है वो शख्स वो खुद है। और इसी कंफ्यूजन में उन्होंने तो मम्मा को डिवोर्स तक साइन करके दे दिया था और खुद इस शहर से जाने के लिए एयरपोर्ट चले गए। मम्मा को जब पता चला तो वो भी निकल गई अपने मिस्टर हैंडसम को अपने दिल की बात बताने। दोनों ने अपने प्यार का इजहार वही एयरपोर्ट पर ही कर दिया। हाँ, रोमांटिक ना? सार्वी की आंखें इस वक्त ऐसे चमक रही थी जैसे ये सब कुछ उसके सामने चल रहा हो। आहान तो बस अपनी जगह खड़ा हो मुस्कुराते हुए एकटक सार्वी को देख रहा था। आहान ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक खींचते हुए बोला, हीरोइन यार, तू बिल्कुल बच्ची जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि तेरा दिमाग अभी भी बच्चों जैसा ही है। नवाब साहब, ऐसे हमारी नाक मत खींचा करिए। अब चलिए जल्दी, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। आहान का हाथ पकड़े सार्वी सामने लगे छोटे छोटे स्टॉल पर आई और अब वो पानी पूरी खा रही थी। आहान मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। सार्वी ने उसकी तरफ पानी पूरी बढ़ाया कि आहान ने सिर हिलाकर खाने से मना कर दिया, लेकिन सार्वी ने जबरदस्ती उसे खिला ही दिया। अब आहान को जैसे ही तीखा लगा उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने गुस्से में सार्वी को देखा कि सार्वी हंसते हुए वहां से भागने लगी, जिसे पकड़ने के लिए आहान भी उसके पीछे भागा और देखते ही देखते आहान ने उसे पकड़ भी लिया। आहान ने उसे पीछे से कमर से पकड़कर ऊपर उठाकर गोल गोल घुमा दिया, जिससे सार्वी का तो हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दोनों को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं था कि दोनों इस वक्त रोड पर है। वही रोड के दूसरे साइड खड़ी गाड़ी में बैठा रुद्र सार्वी को आहान के साथ ऐसे हंसते देख आंखों से शेड्स निकाल कुछ देर उन्हें देखा, फिर ड्राइवर को चलने को कह दिया। जन्नत अपने छोटे से घर के दरवाजे पर खड़ी डोरबेल बजाने जा ही रही थी कि उससे पहले ही उसकी मामी ममता जी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। जन्नत तो उन्हें मुस्कुराते देख हैरान थी, लेकिन वो अभी कुछ पूछती उससे पहले ही उसकी मामी चेहरे पर दुनिया जहान का प्यार लिए जन्नत का हाथ पकड़े अंदर आई। मेरी फूल सी बच्ची का चेहरा कितना मुरझा गया है, तो बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ममता जी तेज कदमों से किचन में चली गई, अपनी खतरीदारी वो भी
ममता जी को करते देख जन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा ऐसे हो गया जैसे वो किसी भी वक्त चक्कर खा कर गिर ही जाएगी। तब तक ममता जी उसके लिए पानी लेकर आई। जन्नत ने गट गट करके पूरा ग्लास खत्म किया और ममता जी को शक भरी नजरों से देख बोली, मामी क्या कहना है आपको? जहां तक मुझे पता है आज तो मेरी सैलरी भी नहीं आने वाली है, तो आज आपका यूं मुझ पर प्यार छिड़कने का क्या राज है? तेरे कहने का मतलब है कि मैं तुझसे प्यार से बात सिर्फ तेरी सैलरी के लिए करती हूँ? तो तू बिल्कुल सही सोच रही है। एक बात कान खोलकर सुन ले, मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के की माँ तो खुद आई थी सुबह यहाँ, लेकिन तू ऑफिस के लिए निकल गई थी। देखने से बड़े पैसे वाले लोग लगते हैं, इसीलिए कोई गड़बड़ी मत कर देना, समझी? क्या आया? मामी आप इस उम्र में बाल विवाह के जुर्म में जेल क्यों जाना चाहती हैं? मेरी उम्र ही क्या है अभी जो आपने मेरी शादी किसी ऐरे गैर नत्थू खैरे से ठीक कर दी? कहीं कोई बुजुर्ग तो नहीं पसंद आ गया आपको मेरे लिए? हे भगवान! भरी जवानी में मैं उस बुढ़े को लेकर कहाँ जाऊंगी? चुप कर, बड़बोली की कि इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं, समझी? लड़का किसी बड़ी कंपनी का मालिक है। देख, अगर तूने शादी से मना किया तो मैं तुझे और तेरे मामा जी दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर दोनों लोग मिलकर जिंदगी भर वही गरीबी गरीबी खेलना, क्योंकि मुझसे तो अब ये गरीबी झेली नहीं जाती। ममता जी गुस्से में आंखें तरेड़ती हुई बोली। वहीं जन्नत का मन कर रहा था कि वो या तो ममता जी का सिर फोड़ दे या फिर अपना। गुस्से में पैर पटकते हुए वो अपने कमरे में चली गई। अपनी मस्ती में गुम अर्श ड्राइविंग करते हुए रघुवंशी मेंसन जा रहा था। दिव्या से मिलने के बाद वो सीधा क्लब चला गया था। कुछ देर वहां मस्ती करने के बाद अब वो घर जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक से एक लड़की आ गई, जिसे देखते ही अर्श ने झट से ब्रेक लगाया और भागते हुए बाहर आया। हे, आर यू ओके? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अर्श उस लड़की को देख बोला। वो लड़की इस वक्त नीचे गिरी हुई थी, जिससे उसके बाल उसके पूरे चेहरे को ढकने का काम कर रहे थे। अर्श की आवाज सुनते ही उस लड़की ने गुस्से में अपने चेहरे से सारे बाल हटाए और अर्श को देखने लगी। उसने जैसे ही अपने चेहरे से बाल हटाए, अर्श तो उसे देखता ही रह गया। दूध सा गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें जिसमें भर भर के काजल लगा हुआ था, पतले और गुलाबी होठ जिसपे नजर पड़ते ही आज पहली बार अर्श को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। खुद को एक टक देखते देख उस लड़की के चेहरे पर और भी ज्यादा गुस्सा झलकने लगा और इसी गुस्से में उसने अर्श का कॉलर दोनों हाथों से पकड़ा और गुर्राते हुए बोली, साले तेरी तो समझता क्या है बे? तू खुद को कहीं का राजकुमार है तू, जो ऐसे रोड पर गाड़ी चलाएगा? अरे चलाया तो चलाया, अब लड़की से सॉरी बोलने की जगह पर उसे ताड़ रहा है। कसम गॉड जी की, मार मार के मुंह के साथ बम ना लाल कर दिया ना तो मेरा नाम भी धरा मित्तल नहीं। उसकी लैंग्वेज सुनते ही अर्श की आंखें बड़ी हो गई। ऊपर से आज तक वो जहां भी गया लड़कियों ने उसे अटेंशन के साथ न जाने कितने किस दे डाले थे, लेकिन आज पहली बार था जब किसी ने उसका बम लाल करने को बोला था। धरा के चेहरे पर इस वक्त खतरनाक एक्सप्रेशंस थे, जिसे देखना चाहते हुए भी अर्श के हाथ अपने पिछवाड़े पर चला गया, जैसे वो धरा के सार से बचने की कोशिश कर रहा हो। धरा ने देखा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अर्श का गाल थपथपाया और वहां से जाते हुए बोली, समझदार हैं, जल्दी समझ गया। चल अब की बार माफ कर दिया, लेकिन फिर कभी दिखाना तो नाम याद कर ले। धरा मित्तल एक बार में चटवा देती है सबको, पत्तल याद रखना।
धरा के वहां से जाते ही अर्श ने अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ किया और धरा जिस तरफ गई थी उस रास्ते को घूरते हुए बोला, बाप रे, लड़की है कि बॉम्ब। ठाकुर हवेली में अलग ही बवाल मचा हुआ था। निधान के ऑफिस से घर आते ही निर्वी ने उस पर बॉम्ब फेंका कि उसने उसके लिए एक लड़की पसंद कर ली है और कल वो सब लोग उस लड़की के घर जा रहे हैं। निधान का तो पूरा दिमाग ही घूम गया। अपने सिर पर हाथ रख वो बड़े ही अफसोस से बोला, मॉम, उस बेवकूफ ने तो पहले ही मेरे दिमाग का दही बना रखा था और अब आप सब लोग मुझे ये शादी के नाम पर टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है निधान, मैंने जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है ना, वो बहुत ही प्यारी है। आज सुबह जब मैं विधान जी के साथ मंदिर गई थी तो उसने ही मुझे गिरने से बचाया, निर्वी ने कहा। निधान ने उसे देखा और बोला, इसका मतलब आपको गिरने से बचाने के बदले में वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती है? अरे नहीं, उसने मुझसे शादी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। वो तो बेचारी खुद इतनी जल्दी में थी कि अगर कहीं वो ऑफिस लेट से पहुंची तो उसके बॉस उसे औरतों की तरह जी भर कर ताने मारेंगे। मॉम प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करना है। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? डैड, कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश करिए। निधान बेबीगल तुमसे अभी शादी करने के लिए नहीं कह रही है। तुम बस लड़की से मिल लो, उसे देखो समझो, तभी बात आगे बढ़ेगी। मुझे अभी कोई बात नहीं बढ़ाना डैड, और प्लीज मुझे आप सब लोग फोर्स मत करिए। निधान वहां से उठ अपने कमरे में जाते हुए कहा, जिसे सुनते ही निर्वी अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर बोली, डॉट 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 डॉट। हाँ ठीक है, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, तुम करो तुम्हारा जो दिल करे। विधान जी, मुझे डिनर नहीं करना, आप लोग कर लीजिए। कहते हुए निर्वी निधान से पहले ही रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। वहीं उसे ऐसे रोते देख निधान ने अब बड़ी ही बेपसी से अपने दादाजी विराज ठाकुर की तरफ देखा। विराज जी ने पलके झपका कर उसे ऊपर जाने का इशारा कर दिया। निधान का मूड ऑफ हो चुका था। वो कमरे में आया और सीधे वॉशरूम में घुस गया। उसे पता था कि निर्वी ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह सकती है। वो फ्रेश होकर नीचे आया, तब तक डिनर का टाइम भी हो चुका था। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय निर्वी के। विधान और अनुषा ने उसे कितना मनाया लेकिन निर्वी थी कि नीचे आने को तैयार नहीं हुई। झल्लाते हुए निधान चेयर से उठा और निर्वी का कमरे के आया। सोफे पर आड़े टेढ़े लेटी निर्वी ने जैसे ही निधान को देखा उसने मुंह फुलाकर चेहरा घुमा लिया। उसके इस बचपने पर निधान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वो हंसते हुए निर्वी के पास आया और उसकी गोद में सिर रख कर लेट गया। मॉम, आपको पता आप गुस्से में किसी जिद्दी बच्चे की तरह लगती है। अब बच्चे जब खुद को ज्यादा समझदार समझने लगे तो किसी को तो बच्चा बनना पड़ेगा ना। निर्वी मुंह बनाते हुए बोली, जिसे देख विधान उसका हाथ होठों से लगाया और बोला, आप सच में चाहती हैं मैं शादी कर लूं? नहीं तो क्या कोई झूठ की भी शादी होती है? अच्छा ठीक है, चलिए कर लूंगा शादी, लेकिन आप ऐसे नाराज मत रहा करिए। आपको पता है ना, मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी। अब चलिए नीचे, सब वेट कर रहे हैं। निधान की बात सुनते ही निर्वी का चेहरा खिल गया और उसने झट से निधान के गालों को चूमा और सोफे पर रखे तकिए के नीचे से चिप्स का पैकेट निकाल खाते हुए बोली, पहले कहना चाहिए था ना, मैंने तो तुम्हारे आने की आहट से इसे छुपा दिया था। निधान का चेहरा अब देखने लायक हो गया था। अनाया और श्रव्या जैसे ही रघुवंशी मेंसन के दरवाजे पर आई कि सब जगह अंधेरा देख उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और एक कदम आगे बढ़ाया कि तभी लाइट ऑन हुआ और पूरा रघुवंशी परिवार हंसते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। खुशी के मारे अनाया और श्रव्या का हाथ उनके मुंह पर आ गया। पूरे 10 साल बाद वो दोनों अपनी फैमिली से मिल रही थी।
अनाया और श्रव्या दौड़ते हुए आई और शिवाय के गले लग गई। शिवाय ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें अपने सीने से लगा लिया। एक पल को ऐसा लगा जैसे सिया और रूही वापस आ गई हो। दादू, आई मिस यू सो मच। मैंने भी मेरी दोनों बच्चियों को बहुत मिस किया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि तुम दोनों मॉम और डैड को बिना बताए इंडिया के लिए निकल जाओगी। दादू, ये अनाया दी का प्लान था कि वो यहाँ आकर आप सबको सरप्राइज देंगी, लेकिन पता नहीं कैसे मामू को पता चल गया और वो हमें लेने एयरपोर्ट आ गए। श्रव्या शिवाय से अलग हो आरोही के गालों को चूमते हुए बोली। शौर्य और अव्या और प्रिया राजवीर चेहरा तो श्रव्या को देखते ही खिल गया था। सबसे मिलने के बाद अनाया माहिरा के पास आई, जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। अनाया ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आए आंसुओं को पोंछा और उसके माथे को चूम उसके गले लगते हुए बोली, मम्मी जी, आप ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती। आप तो पापा जी को परेशान करते हुए ही अच्छी लगती है। वो है कहाँ? उन्हें पता तो चल ही गया होगा ना कि हम दोनों आ रहे हैं। तुम्हारे पापा जी यहाँ है। माहिरा अभी कुछ कहती उससे पहले ही देव की आवाज आई। देव को देखते ही एक बार फिर श्रव्या और अनाया ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। देव ने चेहरे पर छोटी सी स्माइल लिए दोनों को सीने से लगा उनके बालों को चूम लिया। पूरा रघुवंशी परिवार बहुत ही खुश था। अनाया और श्रव्या के आने से जैसे रौनक बढ़ गई थी। तभी अर्श धरा को मन ही मन कोसते हुए अंदर आया। अनाया और श्रव्या को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। कुछ पल तो उसे समझने में लगा कि क्या वो दोनों सच में उसके सामने है, लेकिन जैसे ही कन्फर्म हुआ अब दौड़ने की बारी अर्श की थी। वो भागते हुए पहले श्रव्या के पास आया और झट से उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाया और फिर अनाया के पास उसे भी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए बोला, अरे मेरी दोनों दोनों छुटकी इंडिया वापस आ गई। अब आएगा मजा, हम तीनों मिलकर ना खूब मजा करेंगे। चलो दोनों रेडी हो जाओ, मैं तुम दोनों को बाहर लेकर चलता हूँ। अर्श आज नहीं कल ले जाना इन्हें, क्योंकि आज हम सब ने मिलकर दोनों के लिए बहुत से डिश बनाया है, स्पेशली इनकी पसंद का। माहिरा ने उन्हें कहा, जिसकी बातों का समर्थन अव्या और आरोही ने भी कर दिया, जिसे देख हर्ष का मुंह बन गया। कोहिनूर का गाना खत्म हो चुका था, लेकिन उसके जस्ट सामने खड़ा रूहान अभी कोहिनूर को देख ही रहा था, जिसे देख पर्व को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रूहान को हुआ क्या है जो वो ऐसे टीनेज की तरह बिहेव कर रहा है। धीरे धीरे पार्टी भी ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकी थी, तो अब हीरा बाई अपने कोठे पर की आई सभी लड़कियों को वापस चलने को कहकर कोहिनूर के पास आई। कोहिनूर, चलो हम अपने घर चलते हैं, हीरा बाई ने कहा तो कोहिनूर ने बिना किसी भाव के उसे देखा। उसके चेहरे के भाव शायद हीरा बाई को पढ़ना आ गया था, इसीलिए तो उसने मुंह में पान डाला और मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब हम सबके लिए तो हमारा घर कोठा ही ना होता है। कोहिनूर ने उससे नजर फेरा और अपनी जगह से उठकर एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। पीछे खड़ी हीरा बाई अब बाकी लड़कियों को बुलाने चली गई। कोहिनूर को बाहर जाते देख रूहान भी उसके पीछे पीछे आया। कोहिनूर बाहर खड़ी गाड़ी तक पहुंचती उससे पहले ही रूहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे कोहिनूर के बढ़ते कदम यकायक रुक गए। लेकिन उसकी पलकें अभी भी ऊपर की तरफ नहीं उठी थी। वो दूसरी तरफ से जाने को हुई कि रूहान्स ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, एक्सक्यूज मी, आप मेरा मतलब है आपका नाम। क्यों, नाम जानकर क्या करोगे बाबू साहब? कोहिनूर तो नहीं, लेकिन पीछे से आती हीरा बाई ने जरूर उसकी बातों का जवाब दिया। रूहान ने हीरा बाई को एक नजर देखा, लेकिन फिर उसकी नजरें वापस कोहिनूर पर टिक गई। उसकी नजरों को देख हीरा बाई मुस्कुराते हुए कोहिनूर के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मिश्का, मिश्का नाम है इसका, लेकिन हमारे कोठे की कोहिनूर है ये। और कुछ जानना है आपको बाबू साहब?
अपना रियल नेम किसी को बताते देख कोहिनूर की पलकें धीरे से उठी, लेकिन रूहान की तरफ नहीं बल्कि हीराबाई की तरफ। उसकी पलकें यहाँ उठी और धड़कने रूहान की बढ़ गई। उसे कुछ न बोलते देख हीराबाई ने मिश्का का हाथ पकड़ा और उसके साथ गाड़ी में बैठ वहां से निकल गई। रूहान तो बस जाती हुई उस गाड़ी को ही देखता रह गया। जन्नत के घर के समाने 4-5 गाड़ियां आकर रुकी। आगे वाली गाड़ी से निधान अपने मॉम और डैड के साथ बाहर आया। जन्नत के छोटे से घर के बाहर इतनी गाड़ियां एक साथ देख उसके मोहल्ले की औरतें अपने छत पर चढ़कर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आया कौन है। वहीं निधान की नज़र जब उन सब पर पड़ी तो वो अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि निधान को वो सभी लोग बड़ी ही इंटेंस नज़रों से देख रही थी। पीछे वाली गाड़ी से अब आरोही शिवाय, प्रिया, राजवीर, माहिरा देव और पूरा रघुवंशी परिवार बाहर निकला। बस रूही और सिया को छोड़कर। हालांकि निर्वी ने उन्हें भी बुलाया था लेकिन वो दोनों आ नहीं पाई। निधान तो यहाँ बस निर्वी की खुशी के लिए आ गया था। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो लड़की को डरा धमका कर उसे शादी करने से मना करवा ही लेगा। निर्वी ने दरवाज़ा खटखटाया तो ममता जी ने दरवाज़ा खोला। सामने निर्वी को देखते ही उनका चेहरा ऐसे खिल गया जैसे पसंदीदा मिठाई मिलने पर छोटे बच्चों का खिल जाता है। लेकिन अगले ही पल जब उनकी नज़र पीछे खड़े इतने लोगों पर पड़ी तो वो घबरा गई, क्योंकि उनका घर छोटा सा था और इतने लोगों का आना उन्हें परेशान कर गया था। अनुषा ने शायद उनके मन के भावों को पढ़ लिया हो। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ममता जी, हम बस यहाँ अपने निधान के लिए आपकी बच्ची को देखने आए हैं। ममता जी की नज़र जैसे ही अब निधान पर पड़ी कि उसे इतना हैंडसम और गुड लुकिंग देख उनकी आंखें फैल गई। अगले ही पल उन्हें याद आया कि उन्हें सबको अंदर बुलाना चाहिए। ममता जी मुस्कुराते हुए सभी के साथ अंदर आई। आधे लोग तो किसी तरह सोफे पर एडजस्ट हुए लेकिन आधे लोग अभी भी खड़े ही थे, जिसे देख ममता जी ने जल्दी से डाइनिंग टेबल वाला चेयर खींचा और उन्हें बैठने के लिए कहा। हालांकि ठाकुर फैमिली और रघुवंशी फैमिली दोनों को ही इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ममता जी ने अब फटाफट टेबल पर चाय और स्नैक्स सर्व किया और